नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो यूनिट है वो रिसर्च का है और आप सभी को पता है कि रिसर्च के जो क्वेश्चन आते हैं वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आते हैं। ओके, तो हम पहले से स्टार्टिंग से ही पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं और मैं इसे टिप में आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी हो या फिर आपको पीएचडी का इंटरव्यू देना हो, तब जाके आपको रिसर्च के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप डिप में पढ़े होंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज देखने वाले हैं रिसर्च पेपर एंड आर्टिकल किसे कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा, जो सेमिनार आप अटेंड करते होंगे, वर्कशॉप अटेंड करते होंगे, तो जहाँ पर आप मान लीजिए कि आपने अभी देखा होगा कि कोरोना के काल में आपने जो वेबिनार, बहुत सारे वेबिनार जो हुए हैं वो वेबिनार आपने अटेंड किए हुए थे। तो जो वेबिनार है वो सेमिनार है, तो ऐसे सेमिनार होते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी होते हैं और स्टेट लेवल पर भी होते हैं। ओके, तो वहाँ पर जो रिसर्च पेपर आप प्रस्तुत करते हैं या फिर कोई आर्टिकल आप जब प्रस्तुत करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि रिसर्च पेपर क्या है। ओके, जब भी आप किसी सेमिनार को अटेंड करते हो तब जाके आप कोई रिसर्च पेपर वहाँ पर सबमिट कराते हो या फिर आप कोई आर्टिकल होता है उसे भी आप वहाँ पर क्या करते हो, सबमिट कराते हो, तो उसे ही आप शायद रिसर्च पेपर में लोग रखते हैं। लेकिन आर्टिकल और रिसर्च पेपर दोनों ही अलग होते हैं। ओके, उसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिसर्च पेपर क्या है। ओके, तो रिसर्च पेपर को अगर हिंदी में बोला जाए तो शोध पत्र कहा जाता है। तो शोध पत्र एक विस्तृत आलेख होता है। देखिए, ये जो शोध पत्र होता है, रिसर्च पेपर होता है, वो विस्तृत होता है। ओके, और जिसके आधार पर अनुसंधानों को सार्वजनिक रूप में ढाला जाता है। यानी कि आप जो भी रिसर्च पेपर बनाते हैं उसके आधार पर हमें पता चलता है कि आपने जो भी रिसर्च किया है वो किस टाइप का किया हुआ है। रिसर्च पेपर में क्या होगा, आप रिसर्च करते हैं और रिसर्च को करने के बाद उसे संक्षिप्त में लिखते। यहाँ पर विस्तृत तो लिखा है, लेकिन विस्तृत का मतलब होगा कि आप सभी बातों को शॉर्ट में वहाँ पर सारी बातें को बताएंगे। ओके, जिस तरीके से आप रिसर्च पूरा करते हैं, जिस तरीके से हम थीसिस लिखते हैं, उतना बड़ा नहीं होता ये। ओके, तो ये थीसिस के जितना बड़ा नहीं होता है। यानी कि रिसर्च पेपर जो होता है वो आपका कितना होगा, मान लीजिए कि आप जो सिनोप्सिस बनाते हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, उतनी यानी कि 8 या 10 पेज का होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, अनुसंधानों को सार्वजनिक रूप में ढालते हैं। शोध पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसके माध्यम से शोधकर्ता अपने संपूर्ण शोध के तथ्यों, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि संपूर्ण शोध के जो भी तथ्य हैं, जो भी आंकड़े हैं, जो भी उनके दृष्टिकोण हैं, जो भी निष्कर्ष निकलता है, उन सभी बातों को यहाँ पर प्रस्तुत करता है। आगे मैं आपको बताऊँगी किस तरीके का रिसर्च पेपर होता है। ओके, यहाँ पर क्या होती है, औपचारिकता होती है। यहाँ पर आप अपने खुद से उसमें कुछ भी जोड़ नहीं सकते और ना ही कुछ उसमें घटा सकते। ओके, जो जैसे ही आंकड़े आपको प्राप्त हुए हैं वैसे ही आपको वहाँ पर एनालिसिस करना होता है। उसमें ना ही आप कुछ डिफरेंस कर सकते हैं और ना ही उसमें कुछ आप डाल सकते हैं। ओके, इनमें सब कुछ निश्चित और संरचित प्रक्रिया में होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपको निश्चित क्रम में और संरचित का मतलब क्या होगा, पहले से तय होता है, रचित किया हुआ होता है कि इस क्रम के बाद यही क्रम आएगा, यही क्रम के बाद यही क्रम आएगा, यही क्रम के बाद यही क्रम आएगा। यहाँ पर जो भी स्टेप फॉलो होंगे ना, वो आपके रिसर्च के जो भी स्टेप्स होते हैं ना, वही फॉलो होने वाले हैं। ओके, चलिए, सर्वमान्य फॉर्मेट नहीं होता। ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता है, ऐसा नहीं होता है कि यही फॉर्मेट सही है। ओके, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर फॉर्मेट यूज़ करते हैं। ओके, कुछ लोग डिटेल्स में फॉर्मेट बनाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ टॉपिकों को वहाँ पर बाहर की ओर ऐड नहीं करते हैं। ओके, चलिए,
निश्चित आधार होता है। यहाँ पर जो भी रिसर्च करोगे आप किसके आधार पर आपने रिसर्च किया है, उनमें आपने कौन कौन सी जो भी संबंधित साहित्य है उसकी समीक्षा की हुई है आपने, और किसमें से आपने उनका जो भी कंटेंट था वो लिया हुआ है, या फिर आपने कौन कौन सी जो संदर्भ सूची कहते हैं ना, जो संदर्भ सूची में आप दर्शाते हो कि आपने यहाँ से ये कुछ बातें ली है। मान लीजिए आपने कोई परिभाषा ली है तो वो परिभाषा आपने कहाँ से ली है, तो उसका भी यहाँ पर क्या होता है, निश्चित आधार होना चाहिए। ओके, ऐसे ही नहीं कि अपने आप से खुद से परिभाषा बना लो और वहाँ पर परिभाषा लिख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी मनोवैज्ञानिक या फिर किसी जो शिक्षण शास्त्री हैं या फिर आपके जो भी वहाँ पर जो टॉपिक होगा उसके रिलेटेड जो भी विशेषज्ञ होंगे जिन्होंने ये परिभाषा दी होगी, उनकी परिभाषा को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। यहाँ से आप खुद से कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यानी कि खुद से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर तथ्यात्मक वस्तु होती है। तथ्यात्मकता का मतलब क्या होता है, वास्तविक वस्तु होती है। ओके, यहाँ पर आपको वास्तविक वस्तुओं को रखना होता है। शोधकर्ता का मूल्यांकन शोध आत्मसृजनात्मक क्षमता, फिर गहन चिंतन और आलोचनात्मक को देखकर होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि रिसर्चर का जो मूल्यांकन किया जाता है, रिसर्च पेपर जब वो प्रस्तुत करता है तब उसका जो मूल्यांकन किया जाता है रिसर्चर का, तो किस आधार पर किया जाता है, किस बेस पर किया जाता है, तो उसने किस तरीके से उसने अपनी सृजनात्मक शब्दों को वहाँ पर रखा है। यानी कि आप किसी के संदर्भ में से कुछ ले तो सकते हैं लेकिन उसकी कॉपी नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने जो परिभाषा ली वो परिभाषा आप ले सकते हैं, लेकिन उसको आपको संदर्भ में बताना होगा कि मैंने ये परिभाषा यहाँ से ली हुई है। लेकिन मान लीजिए आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन आप किसी का उठा के अपने अंदर नहीं लिख सकते। ओके, यानी कि आप यहाँ पर कॉपी नहीं कर सकते। अगर कॉपी की तो आपने शोध नैतिकता का विरोध किया है। ओके, यानी कि शोध नैतिकता को आपने क्या किया है, नकारा है। ओके, तो शोध नैतिकता के बारे में भी हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर जो भी रिसर्चर है उसने खुद से किस तरीके से रिसर्च किया है और किस तरीके से उसने डाटा कलेक्ट किया हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि किसी रिसर्चर ने डाटा कलेक्ट करके अपना एनालिसिस वहाँ पर रखा है और आप सीधा ही उसे उठाकर अपनी रिसर्च में डाल दोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, गहन चिंतन, तो उसमें कितना गहन चिंतन किया हुआ है, उस रिसर्च में किस तरीके का रिसर्च किया हुआ है, किस तरीके से डाटा कलेक्ट किए गए हैं, क्या क्या डाटा कलेक्ट किया गया है, कौन सी माहिती वहाँ से ली गई है और किस तरीके से उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। ये सारी बातें यहाँ पर गहन चिंतन में देखी जाती है। फिर आलोचनात्मकता को देखा जाता है, यानी कि उन्होंने जो भी डिटेल्स में छोटी से छोटी बातों को यहाँ पर क्या किया जाता है, देखा जाता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर रिसर्चर का मूल्यांकन किस तरीके से होगा, आपको ये शब्द याद रखने। ओके, आत्मसृजनात्मक क्षमता, फिर गहन चिंतन और आलोचनात्मकता को देखकर रिसर्चर का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, कम में अधिक बातों को रखना होता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कम होता है, कम में आपको सारी बातें रखनी होती है। मान लीजिए थीसिस होती है तो वो आपकी 300, 400, 200 पेज की होती है, तो इतना लंबा हमारा रिसर्च पेपर नहीं होता है। रिसर्च पेपर हमारा कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 15 पेज मान सकते हो। ओके, तो 10 से 15 पेज का आपका जो रिसर्च पेपर होता है उसमें आपको सारी बातें बतानी होती है, लेकिन सारी बातें इस तरीके से बतानी होती है कि उनमें से हमें पता चलता है कि ये पूरा रिसर्च कंप्लीटली किया हुआ है। ओके, तो कम में कम शब्दों में अधिक बातों को यहाँ पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। ओके, यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्रोत का सहारा लिया जाता है। तो देखिए प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, तो जिस व्यक्ति ने जिसे लिखा है, मान लीजिए कि आप किसी की बुक्स को पढ़ रहे हैं, यानी कि आप रिसर्च कर रहे हैं और किसी की बुक्स का सहारा ले रहे हैं, तो जिन व्यक्ति ने ये बुक लिखी है उनकी बुक को लेकर आप अगर देखिए रिसर्च कर रहे हैं तो वो आपका सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी सोर्स क्या होगा, आप खुद से जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, वहाँ से डाटा इकट्ठा करेंगे, तो वो होगा आपका प्राइमरी सोर्स। जैसे कि मान लीजिए जनगणना होती है, तो जनगणना में क्या होता है,
तो जनगणना में जो भी कर्मचारी होता है वो हर एक के घर जाता है, हर एक के घर जाकर उनसे मिलकर डाटा को कलेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया, ये जो डाटा मिले वो क्या हो गए, हमारे प्राइमरी सोर्स हो गए। लेकिन मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और वो जनगणना वाले डाटा को आप यूज़ कर रहे हैं, जो आगे उन्होंने क्या किया है, किसी कर्मचारी ने लोगों से मिलकर लिए हैं, और उसी डाटा को आप किसी वेबसाइट पर से लेकर आप अपनी रिसर्च में बता रहे हैं, तो वो क्या, वही डाटा आपके लिए क्या हो जाएंगे, तो सेकेंडरी सोर्स हो जाएंगे। ओके, आई थिंक आपको यहाँ पर पता चल गया होगा प्राइमरी सोर्स किसे कहते हैं और सेकेंडरी सोर्स किसे कहते हैं। ओके, चलिए, अन्वेषणात्मक होता है, यानी कि जो रिसर्च होता है वो खोजात्मक खोज किया होना चाहिए। ओके, ऐसे ही नहीं, यहाँ पे ऐसे मन में आपको ख्याल आया और आपने लिख दिया, ऐसा नहीं होता है, खोज की गई होती है, यानी कि यहाँ पर आपको शोध करना, रिसर्च करना होता है। ओके, रिसर्च करके उनमें बातें रखनी है। चलिए आगे देखते हैं, विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको विषय विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है। ओके, ऐसे विषय विशेषज्ञ की ज़रूरत के बिना आप रिसर्च पेपर अगर लिख भी दोगे ना, तो वहाँ पर आपकी कमियाँ बहुत सारी निकलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी रिसर्च पेपर आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको रिसर्च करते वक्त या फिर रिसर्च पेपर लिखते वक्त आपको विषय विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है। सैद्धांतिक पक्षों का निर्माण करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, सैद्धांतिक पक्षों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। विषय वस्तु का चयन, देखिए अब कैसे स्टेप बनते हैं उसके देख लीजिए। सबसे पहले विषय वस्तु का चयन किया जाता है, यानी कि किसी टॉपिक का चयन किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण किया जाता है, जिसे हम कहते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जिसे हम RRL कहते हैं। देखिए ये सारे स्टेप है ना, वो हमारे रिसर्च के स्टेप ही है। ओके, तो हमें वही जो रिसर्च पेपर में भी वही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता, फिक्स नहीं होता कि ये सारे के सारे आपको दर्शाने। ओके, कुछ लोग दर्शाते हैं, कुछ लोग नहीं भी बताते हैं सारे के सारे। ओके, विस्तृत में कुछ लोग नहीं बताते, कुछ लोग बताते। ओके, तो ये सर्वसामान्य फॉर्मेट नहीं है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं, उद्देश्य होनी चाहिए उसमें। आपने जो भी रिसर्च का टॉपिक लिया है, जो भी विषय वस्तु ली है, उसका उद्देश्य क्या है, आपने जो समस्या ली है उस समस्या का उद्देश्य क्या है, उसे आपको बताना होता है। उद्देश्य के बाद आपको हाइपोथेसिस की रचना करनी होती है। तो देखिए ऑलवेज आपको याद रखना है कि उद्देश्यों के आधार पर ही आपकी हाइपोथेसिस बनेगी। ओके, बिना उद्देश्य के आपकी हाइपोथेसिस नहीं बन सकती। तो आपके जो भी उद्देश्य होंगे उसके आधार पर आपकी हाइपोथेसिस बनेगी। उसके बाद शोध डिज़ाइन कहते हैं जिसे हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। तो वहाँ पर भी रिसर्च डिज़ाइन में भी बहुत सारी बातें आती है, जैसे कि सैम्पलिंग करना होता है, फिर जो टूल्स होते हैं वो टूल्स का कौन से टूल्स का आप यूज़ करेंगे, जैसे कि प्रश्नावली है। ओके, फिर ऑब्जर्वेशन है, फिर सर्वेक्षण है। ओके, तो ये सारी जो अनुसूची है, ये सारी जो उपकरण है, टूल्स है, उसमें से आप कौन से टूल्स का यूज़ करके डाटा को कलेक्ट करेंगे, ये आपको रिसर्च डिज़ाइन में बताना होता है। ओके, उसके बाद सांख्यिकीय प्रविधियाँ आपको बतानी होंगी। तो वहाँ पर आपको स्टेटिस्टिकल, अगर एनालिसिस आपके उस टॉपिक में आता है तो आपको स्टेटिस्टिकल जो भी मेथड्स होती है वो भी आपको बतानी होगी कि कौन सी मेथड से आप वहाँ पर रिसर्च करने वाले हैं। ओके, जैसे कि टी टेस्ट हुआ, F टेस्ट हुआ, जेड स्कोर हुआ, है ना। तो ये सारी बातें, मान विटनी, यू कसौटी हुई, तो ये सारी जो परीक्षण है उसकी भी आपको यहाँ पर उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद कुछ ये भी बातें आती है कि रिसर्च डिज़ाइन में आपको जो रिसर्च डिज़ाइन होती है वो किस तरीके की होगी, तो आप किस तरीके से फॉलो करें। जैसे कि फैक्टोरियल डिज़ाइन होती है, तो फैक्टोरियल डिज़ाइन में क्या होगा, तो कारक डिज़ाइन हम बोलते हैं ना। तो कारक डिज़ाइन में क्या होगा कि हमने जो भी वेरिएबल्स लिए हैं उन वेरिएबल्स को कौन से स्तर में आपने डिवाइड किया हुआ है, तो उसे हम फैक्टोरियल डिज़ाइन बोलते हैं। तो ऐसी डिज़ाइन जो होती है, फिर 1 वे एनोवा होती है, 2 वे एनोवा होती है ना। फिर वन ग्रुप प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट होती है। तो ये सारी जो रिसर्च डिज़ाइन होती है उसमें भी आप कौन सी रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करेंगे ये भी आपको बताना होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल जो भी आपकी रिसर्च डिज़ाइन होती है उसका आपको यहाँ पर बताना होता है। ओके, विभिन्न विधियाँ
विधियों की बात की जाए तो जिस तरीके से अगर आप हिस्ट्री से है तो हिस्टोरिकल मेथड का यूज़ करेंगे, है ना। तो अगर आप एजुकेशन से है तो आप कोई और मेथड का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो भी हिस्टोरिकल मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, तो ये जो सारी विधियां हैं उनमें से आप कौन सी विधि का यूज़ करने वाले हैं ये भी आपको बताना होता है। फिर आंकड़ों का संग्रहण करना है, डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसके आधार पर डाटा का कलेक्ट करके आप क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। उसका एनालिसिस करने के बाद आप कुछ निष्कर्ष तक पहुँचेगी कि मैंने जो ये डाटा कलेक्ट किया उसका निष्कर्ष मुझे ये मिला है, उसका रिजल्ट ये मिला है। ओके। और फिर लास्ट में आप लिखेंगे संदर्भ सूची, संदर्भ ग्रंथ सूची जो होती है उसके बारे में बताएंगे। संदर्भ ग्रंथ सूची में क्या आएगा, तो मान लीजिए आपने अपनी रिसर्च में किसी की परिभाषा ले ली है। ओके। तो मान लीजिए मैंने अपने रिसर्च में मान लीजिए कर्लिंगर एक साइकोलॉजिस्ट है, तो उनकी मैंने चलिए मान लीजिए परिभाषा ले ली है। तो मुझे उनकी ये परिभाषा उनके बुक में उन्होंने कहाँ पर बताई है तो वो मुझे यहाँ पर संदर्भ सूची में बतानी होगी। ओके। तो इस तरीके से आपने फिर जाके मान लीजिए कि किसी का रिसर्च पेपर का सहारा लिया है आपने अपने रिसर्च पेपर में, तो उनका रिसर्च पेपर भी आपको यहाँ पर बताना होगा। किसी जर्नल में से आपने कुछ डाटा लिया है, डाटा तो नहीं बोल सकते कि कुछ बातें ली हैं, तो उसका भी आपको वहाँ पर संदर्भ ग्रंथ सूची में ऐड करना होगा। ओके। चलिए यहाँ तक रिसर्च पेपर का आपको क्लियर हो गया होगा। ओके। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल के बारे में। रिसर्च पेपर के बारे में आपको पता चल गया है ना। जिस तरीके से हम सिनोप्सिस बनाते ना उसी तरीके से रिसर्च पेपर बनाया जाता है। लेकिन सिनोप्सिस और रिसर्च पेपर में क्या अंतर होता है, तो सिनोप्सिस होता है वो आपका प्री प्लानिंग होता है। सिनोप्सिस क्या होता है, आपका प्री प्लानिंग होता है, यानी कि आप इस तरीके से रिसर्च करेंगे। ओके। लेकिन रिसर्च पेपर क्या होता है, आपको रिसर्च कंप्लीट करने के बाद उसे रिसर्च पेपर बनाना होता है, जिसे हम सारांश की तरह रख सकते हैं, लेकिन सारांश नहीं बोल सकते, लेकिन उसी की तरह वहाँ पर वो ऐड होता है। ओके। उसमें सारी बातें आ जाती है। ओके। तो ये रिसर्च पेपर जो होता है वो रिसर्च करने के बाद लिखा जाता है, जबकि जो सिनोप्सिस होती है वो आप रिसर्च करने से पहले लिखते हैं। ओके। सिनोप्सिस को आप रिसर्च प्रपोजल भी कह सकते हैं। ओके। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल में क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का होना अनिवार्य। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ तथ्यों का होना अनिवार्य होता है, तो कुछ तथ्यों का होना अनिवार्य नहीं भी होता है। ओके। तो यहाँ पर परिकल्पना और एक प्रस्तावित प्रश्न का होना आवश्यक है। एक प्रस्तावित प्रश्न का मतलब क्या होगा, जो विषय वस्तु हम लेते हैं ना, जो टॉपिक लेते हैं, तो वो हमारी जो समस्या होती है वो एक प्रश्नात्मक होती है। ओके। तो वो समस्या हमें ये बताती है कि हम क्या बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या इसमें क्या कुछ दिखाना चाहते हैं। ओके। तो वो प्रश्नात्मक होती है। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस भी होगी और प्रस्तावित प्रश्न भी यहाँ पर होना आवश्यक है। भविष्य में होने वाले अनुसंधानों के लिए कुछ सुझाव का होना भी अनिवार्य है। भविष्य में अगर आपको किसी को अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए आप कुछ वहाँ पर सूचन भी कर सकती हैं, यानी कि अपनी सुझाव भी दे सकते हो कि मैंने ये जो आर्टिकल लिखा है तो आप लोग इसी तरीके से कुछ आगे इस तरीके से रिसर्च कर सकते हो। ऐसा कुछ भी सुझाव आप दे सकते हो। उसके बाद है विषय के विवरण के साथ साथ निष्कर्ष भी होना चाहिए। देखिए विषय जो है आपका, जो विषय वस्तु है उसका आपको विवरण तो करना ही करना है, उसमें उसे डिटेल्स में तो बताना ही बताना है, लेकिन साथ में आपको निष्कर्ष भी बताना है कि ये जो विषय वस्तु हमने ली थी तो उसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोविड-19 की व्यक्ति के मनोवृत्ति पर क्या इफ़ेक्ट हुई, तो इस पर अगर आपने किसी आर्टिकल लिखा है तो आप वहाँ पर लास्ट में लिखने तो वाले ही ना कि इसकी ये इफ़ेक्ट हुई है। ओके। और इस इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो ये आपने क्या किया, ऐसा कुछ कर सकते हो, वो आपने एक सुझाव दे दिया और ऐसा हुआ है, वो क्या हो गया, आपका निष्कर्ष हो गया। संदर्भ सूची होनी आवश्यक है, उसमें भी संदर्भ सूची को तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से रिसर्च पेपर में आपने संदर्भ सूची ऐड की है उसी तरीके से यहाँ पर भी संदर्भ सूची आपको ऐड करनी पड़ेगी। समाचार पत्रों के लेख नहीं होने चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर
अकेले आर्टिकल की बात की जाए तो वो आप न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल लिख सकते हो, जिस तरीके से मैं भी हर संडे को आर्टिकल लिखती हूँ न्यूज़पेपर में। ओके, तो मेरा जो आर्टिकल होता है वो हर संडे को आता ही है। ओके, वो गुजराती में आता है क्योंकि मैं गुजरात में रहती हूँ। ओके, इसलिए तो ये जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आता है वो सिंपली नॉर्मली आर्टिकल होता है। ओके, लेकिन जब आप किसी सेमिनार अटेंड कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आप रिसर्च पेपर की जगह आप कोई आर्टिकल वहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो आपका आर्टिकल सिंपल सा आर्टिकल नहीं होगा, यानी कि न्यूज़पेपर वाला आर्टिकल नहीं होगा। न्यूज़पेपर में से उठाकर आप वहाँ पर नहीं लिख सकते। ओके, आपको खुद से कुछ लिखना होगा और वो रिसर्च के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, आपका जो रिसर्च का जो टॉपिक आपको वहाँ पर सेमिनार में दिया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग आपने उसके रिलेटेड आपको आर्टिकल लिखा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर समाचार पत्रों के लेख यहाँ पर नहीं होने चाहिए। ओके, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि समाचार पत्रों में जो आर्टिकल आते हैं उसे उठाकर वहाँ पर रिसर्च पेपर के तौर पे वहाँ पर प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन वो इस तरीके से नहीं हो सकता है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं किसी पुस्तक की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, किसी पुस्तक की समीक्षा भी नहीं की जानी होनी। मान लीजिए आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल में क्या होता है, अपने विचारों को वहाँ पर रखना होता है। रिसर्च पेपर में आप अपने विचारों को वहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर औपचारिकता होती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अनौपचारिकता होती है, तो आप अपने विचारों को यहाँ पर आपको प्रस्तुत करना होता है। तो आप किसी भी पुस्तक का, मान लीजिए जो सत्य के प्रयोग है और गांधी जी के ऊपर आपको टॉपिक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से सत्य के प्रयोग की बुक को पढ़ के आप उसकी जो समीक्षा की हुई है वो वहाँ पर नहीं लिख सकते, अपने विचारों को लिख सकते। किस तरीके से गांधी जी अपना जीवन व्यतीत किया, किस तरीके से गांधी जी ने अपनी लाइफ में क्या क्या कार्य किए, तो वो अपने विचारों से अपने शब्दों में वहाँ पर आपको लिखना होता है। ओके, यहाँ पर क्या होती है, अनौपचारिकता होती है, मैंने आपको बताया। संशोधन और जोड़ तोड़ करके लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप जोड़ तोड़ करके लिख सकते हैं। संशोधन करना मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ों को देखेंगे, मान लीजिए कोविड-19 पर अगर आपको कुछ आर्टिकल लिखना है तो आप कोविड-19 वाले क्षेत्र पर जाएंगे जहाँ पर कोविड-19 के शिकार होने वाले जो लोग हैं उन्हें मिलेंगे और उनसे कुछ बातचीत करेंगे, तो उनसे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और फिर जाकर उन बातों को आप अपने एक्सपीरियंस में ऐड करके कुछ अच्छा सा आर्टिकल लिख सकते हो। तो उसी की यहाँ पर बात की गई है। ओके, यहाँ पर लोचशीलता पाई जाती है। ओके, तो लोचशीलता तो होती ही है क्योंकि जहाँ पर अनौपचारिकता होगी वहाँ पर लोचशीलता तो होने वाली है ना। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है। ओके, व्यक्ति के अपने स्वयं के विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। मैंने अभी आपको बताया, आप अपने विचारों को यहाँ पर क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। आपके विचार क्या है, आपके ख्याल क्या है। ओके, इसके बारे में मान लीजिए कोई टॉपिक आपको दिया गया तो उस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, आपका मंतव्य क्या है, आप क्या सोचेंगे। ओके, आपकी राय, आपका मंतव्य, ये सारी बातें, आपके विचार यहाँ पर ऐड होते हैं। निश्चित आधार की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आपको निश्चित आधार की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरीके से रिसर्च पेपर में आपने मान लीजिए किसी परिभाषा को लिया तो वहाँ पर आपको ऐड करना होगा कि ये परिभाषा मैंने इस बुक से, इस मनोवैज्ञानिक की, या तो मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है और मुझे कुछ टॉपिक दिया गया साइकोलॉजी के रिलेटेड, तो मैं जो भी परिभाषा ले रही हूँ तो साइकोलॉजिस्ट जो है उसकी परिभाषा ले रही, तो उसने कौन सी बुक में ये परिभाषा दी है उसकी खुद की, वहाँ से मैं उठाकर उसे जो संदर्भ ग्रंथ सूची होती है उसमें ऐड करूँगी कि मैंने ये बुक जो है वो यहाँ से ली हुई है, ये बताना पड़ता होता है। ओके, तो इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी निश्चित आधार नहीं देना, संदर्भ सूची लिखनी होती है लेकिन यहाँ पर निश्चित आधार की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप किसी वेबसाइट को ओपन करके आपको कोई सोर्स मिल जाता है तो आप ऐसे ही अपना आर्टिकल लिख देते हो, तो उस वेबसाइट को ऐसे ही ग्रंथ सूची में रख सकते हो। लेकिन रिसर्च पेपर में आप ऐसी वैसी वेबसाइट को नहीं लिख सकते। जो गवर्नमेंट मान्य होती है या फिर जो जनरल पब्लिश करने वाली वेबसाइट होती है, ऐसी कोई वेबसाइट आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके, चलिए
उसके बाद देखते हैं अन्वेषणात्मक न होकर विचारात्मक एंड विवरणात्मक होता है। देखिए यहाँ पर खोज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। यहाँ पर बिना खोज के ही अपने अनुभवों के आधार पर आप यहाँ पर अपने विचारों को विवरणात्मक रूप से यानी कि विस्तृत रूप से उसका विवरण कर सकते हो, ओके। विषय विशेषज्ञ की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं होती है ना। जिस तरीके से रिसर्च पेपर में विषय विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है ना। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसमें विषय वस्तु का उल्लेख करना है और जाकर आपको लास्ट में निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष बताना है, निकालना नहीं है, बताना है, ओके। रिसर्च पेपर में आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। यहाँ पर निष्कर्ष निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, निष्कर्ष बताना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ है, ओके। और फिर आप उसके आधार पर कुछ सुझाव दे सकते हो अपने, ओके। यहाँ पर सैद्धांतिक सतही विषय वस्तु के आधार पर विचारों को रखा जाता है, ओके। तो यहाँ पर जो भी विषय वस्तु रखी जाती है वो अपने विचारों के आधार पर रखी जाती है। तो आई होप आपको रिसर्च पेपर क्या होता है और आर्टिकल क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो भेद है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मैंने आपको बताया है, हमारे यहाँ कमेंट बॉक्स जिंदा है, वहाँ पर आप कमेंट लिख सकते हो, या फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा ग्रुप का, उस ग्रुप में ज्वाइन होकर आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो, ओके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।